Chapter 1 on Equality. India is a democracy. In the class 6 book, we looked at the key elements of democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict होता है आपकी कोई भी लड़ाई, उसको कैसे रिजॉल्व करें, and equality and justice न्याय. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. जो इक्वालिटी है वो एक बेसिक या एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं आप डेमोक्रेसी का है, जो इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प करता है उसके फंक्शनिंग में. इन दिस चैप्टर you will read more about equality, what it is, why it is important in democracy, and whether or not everyone is equal in India. क्या सभी इक्वल हैं इंडिया में या नहीं? लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता's स्टोरी. हम कांता की इसमें स्टोरी पढ़ें. हमारे यहाँ पे on election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. They are waiting to put their vote. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. तो वो कह रही है एक लेडी कि इंडिया में कितनी यूनिक बात है ये कि हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं लाइन में अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए. तो नेक्स्ट द अदर लेडी सेइंग यस, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. अब ये कांता की बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. सो द लेडी इज कास्टिंग हर वोट टू द कैंडिडेट जिसने उसको प्रॉमिस किया है कि वो पाइपलाइंस लेकर आएगा उसके एरिया में. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट पेज, वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहिब. Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. तो ये गुड़िया जो है उसकी तबीयत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है. So the lady has to work at Sahib's house और फिर वो परमिशन लेके she will go. At home, here have some of this. You will feel better and when I get back in the evening, we will go to the hospital. Okay, it's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never clean. तो जो गुड़िया है वो बार बार क्यों बीमार पड़ती है? क्योंकि बस्ती जो है वो क्लीन नहीं है. कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. ये जो साहिब है उनके घर में जो उनकी वाइफ है वो बोल रही हैं. और हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. नो मैडम. तो उसको परमिशन ग्रांट हो गई है, किसको? कांता को. नाउ इवनिंग में क्या हुआ? जस्ट फ्यू मोर मिनट्स. बेटी जो कांता है शी इज़ वेटिंग, शी इज स्टैंडिंग इन अ क्यू और वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए शी हैज़ वेंट टू द हॉस्पिटल. नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर इक्वल राइट टू वोट. इंडिया में सबको इक्वालिटी है राइट के, इक्वालिटी है वोट करने के. हम सबके पास जो 18 ईयर्स से अबव हैं उन सबके पास वोटिंग राइट्स हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी क्या एज है, क्या आपका जेंडर है, क्या आपकी कास्ट है. ओके, सो द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर. कांता रिकोगनाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर. तो कांता वहाँ लाइन में सब लोगों को देखती है. सो एवरी वन ओवर देयर वेदर द पर्सन इज पुअर, रिच, गर्ल, बॉय, मैन और वुमेन. ओके, सो दे ऑल आर देयर in a row standing in a queue to cast their vote. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. So you can underline this thing. In India, everyone has the right to vote, despite the fact कि वो किस रिलीजन से आ रहे हैं, वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनकी क्या एजुकेशन लेवल है, उनके पास मनी है नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. This, as you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchisee. तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट franchisee and is an essential aspect of all democracies. ये सारी democracies का एक essential, एक important
पॉइंट या फीचर है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है ये इक्वालिटी से लिया गया है, बेस्ड है इक्वालिटी पे, बिकॉज इट स्टेट्स, ये कहता है दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव, इसके बावजूद, ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग टू हैज़ वन वोट। सबके पास एक राइट है एक वोट करने का। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल of the others because each of them has one vote. So here Kanta is equal to everyone standing in that queue. Every person over there, whether he or she is from rich family, poor family, from same caste, or they are belonging to different caste, it doesn't matter. Each of them has the right to vote, and the value of each vote is 1. सबके वोट की वैल्यू बराबर है। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। कांता देख रही है कि जैसे जैसे उसका दिन बढ़ रहा है उसके साथ और जो इंसिडेंट हो रहे हैं तो वहाँ वो देख रही है कि क्या ये जो इक्वालिटी है इसको और जगह देखने को मिलती है। तो हम आगे लेट्स रीड फर्दर इन दिस चैप्टर। what is it that makes कांता अनश्योर। ऐसा क्या हुआ कांता के साथ जिससे उसको लग रहा है कि ये जो इक्वालिटी है वो हर जगह नहीं है उसके साथ लाइफ में। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। के घर के पीछे एक नाली है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। वो ऑफ नहीं ले सकती क्योंकि जहाँ वो काम कर रही है वही जो उसके मालिक हैं, जो उसके ओनर्स हैं, जिनके यहाँ वो जॉब करती है, जो भी उसके बॉस हैं, वही उसको पैसे देंगे उसकी बीमार बेटी को डॉक्टर तक ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू। और वो दोबारा अपनी बेटी को लेकर अपना काम करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़ी हुई है। This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. So now what Kanta is facing is that the queue in which she was standing in the morning, everyone over there was equal because they had come over there to cast their vote. यहाँ पर जहाँ पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी है तो यहाँ पर वो देखती है कि everyone over here most of the people here are poor. Now coming on the next page, other kinds of equality. हम और equality के बारे में पढ़ेंगे, different kinds of equality. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal. लेकिन जो उनकी रोज़ की जीने की जो कंडीशन है, जिस फेज से वो गुजरते हैं, वो इक्वालिटी से बहुत दूर है। Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. गरीब होने के बावजूद लोग के अलावा लोग इंडिया में inequality बहुत अलग तरीके से फेस करते हैं। Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incidents in people's life and reflect the different kinds of inequality that exist in India. हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके की inequality लोगों को फेस करनी पड़ती है इंडिया में। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. कास्ट सिस्टम आपने देखा ही होगा, चाहे आप गांव में चले जाओ, शहरों में ये चीज़ें थोड़ी कम हैं। If you live in a rural India, rural means village, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. तो जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पर लोगों को कास्ट सिस्टम बहुत छोटे से बताया जाता है या उनके सिस्टम के अंदर फिट हो जाता है क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग इट, दे आर लिसनिंग टू इट, दे आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे। ठीक है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अर्बन मीन्स सिटीज़ इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। हम जो शहरों में रहते हैं लोग, उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि कास्ट सिस्टम जैसी ऐसी चीज़ भी है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर and you will see how important the issue of caste
continues to be in the minds of highly educated urban Indians. लेकिन अगर आप मैट्रिमोनियल्स देखेंगे, जो शादी के कॉलम्स होते हैं जहाँ पर लोग शादी के मैचेस बनाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे still people want to get married into the same caste. Here the system is very important even in the mind of educated urban class Indians. जो लोग educated हैं, cities में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कास्ट सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम एक तरीके से अर्बन में भी है और रूरल में भी है. Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. दलित चाइल्ड एक स्कूल अटेंड करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है हम ये पढ़ेंगे. You have already read about Dalits in class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower castes used to address themselves. दलित एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है जो लोअर कास्ट जो हमारे इंडिया में है वो अपने लिए यूज करते हैं. दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे आर. उससे ये दर्शाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है सोसाइटी में, वो किस जगह किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं. एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है हमारी कंट्री में. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफीज होती हैं जो इंसान खुद लिखता है, बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है. ऑटो मतलब सेल्फ. Jutan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. तो उन्हें क्लास में सबसे दूर बैठना पड़ता था और वो भी ज़मीन पर. The mat ran out before reaching the spot I sat on. मैट सिर्फ वहीं तक बिछता था जहाँ से उनका बैठना शुरू होता था, उससे पहले ही वो मैट ख़त्म हो जाता था. Sometimes I would have to sit way behind everyone. राइट नियर द डोर. कभी कभार वो दरवाजे तक बैठे हैं. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. कभी कभार उनको मारा भी गया है बिना किसी रीज़न के. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. उनको बोला वहाँ पर सफाई करने के लिए, just because क्योंकि वो एक दलित थे. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and cleaning it. उनके लिए वो प्लेग्राउंड बहुत ही बड़ा था एक 4th क्लास के बच्चे के लिए. And my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. वो बेचारे और क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे और वो वहाँ पर प्लेग्राउंड को साफ कर रहे थे. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and the windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. सब ने उनको देखा, डोर विंडो हर जगह से सब लोग उनको देख रहे थे सफाई करते हुए. उनको बीच में पानी पीना भी अलाउड नहीं था. ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो वो स्कूल में पढ़ने जाते थे और उनसे वहाँ पर, क्योंकि वो दलित थे तो उनसे वहाँ पर सफाई करवाई जाती थी, और ये चीज़ तब तक कंटिन्यू रही जब तक उनके फादर ने ये चीज़ विटनेस नहीं करी, उन्होंने देख नहीं लिया. He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving you now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो उनके फादर एक चैलेंज करके गए उनके स्कूल के टीचर्स को, हेडमास्टर्स को, कि ये मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इनके साथ और भी जो दलित लोग हैं वो भी यहाँ पर आके पढ़े. The second story is based on an incident that took place in one of India's larger city and is common practice in most of parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. तो ये एक शहर की स्टोरी है जहाँ पर मिस्टर और मिसेस अंसारी एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहते थे. They had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास पैसे थे. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. तो जिस तरीके से वो
गए प्रॉपर्टी डीलर के पास, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको दिखाए हाउसेस जो रेंट पे थे एंड दे लाइक द फर्स्ट हाउस एंड दे डिसाइडेड टू take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. तो उनकी लैंडलेडी को जैसे ही पता चला कि दे आर मुस्लिम्स, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी को भी ऐसे घर नहीं दे सकते जो मीट खाते हैं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं था. तो ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. उनको तो साफ स्मेल आ रही थी कि फिश पक रही थी वहाँ पे. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट विच उनके साथ यही चीज़ रिपीट हुई. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार. कि क्या वो अपना नाम चेंज करके रेंट लेना पे घर लेना चाहेंगे. द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस. रिलक्टेंट मतलब बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया. एंड डिसाइडेड टू लुक some more. In the end, it took a whole month of looking at the apartments because they found a landlady who was willing to give them a place to rent. तो उनको पूरा एक महीना लगा just because उनके नाम के पीछे अंसारी था and they belong to a Muslim community, so they couldn't find any house to live. Now, coming on the next page, recognizing dignity. Dignity हम अब हमने 2 केसेस पढ़े जिसमें हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा जो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ. फिर हमने सेकंड केस पढ़ा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा. जैसे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने वो अपना नाम चेंज करने से मना कर दिया क्योंकि वो उनकी डिग्निटी है, वो उनका ऑनर है, वो उनकी पहचान है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सेम थिंग विच इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि हम किस कास्ट में बिलोंग करते हैं, जैसे वाल्मीकि जी के साथ हुआ. हम कौन सी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अंसारी के साथ हुआ. किस क्लास से हम आते हैं, क्या हम हाई स्टैंडर्ड लिविंग हैं, लो स्टैंडर्ड लिविंग हैं, हम मेल है फीमेल है. तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हमारे साथ कभी कभार अनइक्वालिटी होती है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो कास्ट थी और रिलीजन थी वो मेन स्ट्रीम से अलग थी. When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब हम लोगों को unequally treat करेंगे तो जो उनके अस्तित्व है, जो उनकी ऑनर है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, हम एक तरीके से उसको वॉयलेट कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको हिंसा पहुंचा रहे हैं, हम एक तरीके से हर्ट कर रहे हैं उन्हें. The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of the way in which they are treated. तो उनकी डिग्निटी को वायलेट किया. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुई. वाल्मीकि जी स्कूल में पढ़ने गए थे लेकिन उनसे वहाँ पर सफाई करवाई गई. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmates and the teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. उनको उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करके उनको ये दिखाया गया, उनको ये फील करवाया गया कि वो बाकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अलग हैं, इक्वल नहीं हैं. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in. क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, कुछ भी नहीं कर सकते. But his father, who on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. और उन्होंने टीचर से आमने सामने जाके बात करी. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. जब लोगों ने अंसारीज की डिग्निटी को भी हर्ट हुई क्योंकि जब लोगों ने उनको घर देने से मना कर दिया. However,
When the property dealer suggested that they should change their name, it was their dignity or the self-respect that made them to refuse this suggestion. उनकी dignity, उनका honor, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल deny कर दिया कि हम अपना नाम change करके rent पे घर नहीं लेंगे. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको अनइक्वली ट्रीट किया जाए. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स. उनको भी वो सेम चीज़ डिज़र्व करते हैं जैसे कि हम लोग हैं, कोई और अपर क्लास का बच्चा है, कोई और रिलीजन का इंसान है, ऐसे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी के टर्म्स में, इंडियन डेमोक्रेसी में क्या लिखा गया है इक्वालिटी के बारे में. The Indian Constitution recognizes every person as equal. Indian Constitution के according हर जो इंसान इंडिया में रहता है वो equal है. This means that every individual in the country, हर एक individual इस country का including male and female from all caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सभी कास्ट के, सभी रिलीजन धर्म के, सभी जातियों के, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आने वाले, चाहे आपकी एजुकेशन कम है, ज़्यादा है, आपके पास पैसे कम है, ज़्यादा हैं, आप हमेशा इक्वली ट्रीट करे जाने चाहिए. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. इट डज नॉट. इनइक्वालिटी किसी भी केस में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. बट एट लीस्ट in democratic India, the principle of the equality of all the persons is recognized. ये मान्यता है, ये पहचान है कि सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा. While earlier, पहले क्या था, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. पुराने टाइम पे ऐसा लॉ था ही नहीं कि लोगों को इस डिस्क्रिमिनेशन से या इल ट्रीटमेंट से बचाया जाए. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. अब काफ़ी लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे एग्जीक्यूशन ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हैं, ये सब चीज़ हमारी पार्लियामेंट है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं. This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. So the first provision is every person is equal before the law. What this means is that every person, from the president of the country to Kanta, a domestic worker has to obey the same law. सबको same law follow करने पड़ेंगे क्योंकि everyone is equal before the law. Second, no person can be discriminated against. No person can be discriminated against on the basis of their religion. कोई भी इंसान उसके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना ही रेस के बेस पे, जाति के, कास्ट के या प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल. Now, the third, every person has access to all public places. आप हर जगह जा सकते हैं, including playgrounds, hotels, shops, markets. So this is the third point. Every person has the access to all public places including playground, hotels, shops and market. All persons can use publicly available wells, roads, bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. Abolished मतलब इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया. अनटचेबिलिटी आप ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही आप फॉलो करेंगे. अनटचेबिलिटी मतलब कि जैसे पुराने एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में थी कि कोई भी लोअर कास्ट है या कोई भी दलित है तो उसके साथ अनटचेबिलिटी की, आप उसकी टच करी हुई चीज़ें टच नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते. तो दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली removed, abolished from our system. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution
is first through laws and second through the government programs or schemes to help disadvantaged community. सब जो दो तरीके गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं इस इक्वालिटी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, वो है सबसे पहले है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लॉ रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने का, और दूसरा ऐसी प्रोग्राम्स और स्कीम्स निकालने का, पब्लिश करने का, प्रमोट करने का, जिससे कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ पास्ट में ही एंशियंट टाइम्स में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको एक पुशअप मिल सके कि वो सोसाइटी में आगे आए. देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रमोट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. बहुत से ऐसे लॉ हैं जहाँ पर हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट देने का बोला गया है. In addition to laws, इस laws के साथ साथ the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं कम्युनिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जिनको पहले वो अनइक्वल ट्रीट करे जाते थे सेंचुरी से, और अब उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, वो सोसाइटी में आगे आए. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पास्ट में आगे नहीं आ पाए थे. Now they have good opportunities कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, एजुकेशन लें, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी से कहीं पर भी खड़े हो सके और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील प्रोग्राम. इसका सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा होगा, सुना होगा, मिड डे मील स्कीम है. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. सभी एलिमेंट्री स्कूल्स में गवर्नमेंट के उसमें लोगों को खाना दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो वहाँ पर इकट्ठे खा सकें. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme. So this can be asked in 1 marks question. ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव. तो तमिलनाडु ने ये स्टार्ट किया था इन द ईयर 2001. The Supreme Court asked all the state government to begin this program in their schools within 6 months. So उसके 2001 में कि ये तमिलनाडु के इनिशिएटिव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि वो ये प्रोग्राम अपने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू करें. द प्रोग्राम हैज़ had many positive effects. These include the effect that more poor children had begun enrolling and regularly attending school. इसके positive impacts क्या हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुअर बच्चे थे, जो स्कूल की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी अपने आप को एनरोल करवाया, स्कूल में अपना दाखिला करवाया. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू द स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव. टीचर्स की पहले ये कंप्लेन रहती थी कि बच्चे दिन का खाना खाने के लिए घर चले जाते थे, उसके बाद आते नहीं थे, लेकिन मिड डे मील से अब अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट दिखी. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. Mothers को जो भी वो domestic helpers थी या फिर कहीं पर भी कोई भी अपना एक काम करती थी तो उनको भी प्रॉब्लम होती थी, उनको इंटरप्ट होता था. अब नाउ ऐसा कुछ नहीं. This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. अब इससे जो कास्ट सिस्टम, कास्ट डिफरेंसेस इंडिया में था वो हट गया है. लोग सभी कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर स्कूल में इक्वालिटी के साथ, डिग्निटी के साथ खाना खाते हैं, और ज़्यादातर प्रोग्राम्स में, ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पर जो खाना बनाती हैं वो औरतें दलित वुमेन हैं. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. इससे बच्चों को भी कंसंट्रेशन करने में, उनकी पढ़ाई में, खेल कूद में बहुत हेल्प मिली है क्योंकि वो अब उनके पेट खाली नहीं. द गवर्नमेंट इज गिविंग देम मिड डे मील. वाइल government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done. गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के साथ साथ there is
much space जहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those the poor attend. अभी भी जो स्कूल अमीर लोग के बच्चे अटेंड करते हैं और जो गरीब के हैं उनके बीच में अभी भी उन स्कूल्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं आप ले लीजिए उसमें अभी भी डिफरेंस है. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. अभी भी काफ़ी ऐसे schools हैं गवर्नमेंट के इंडिया में जहाँ पे दलित चिल्ड्रन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. इनको ऐसी कंडीशन में पुट किया जाता है जहाँ से इनकी जो डिग्निटी है उसमें या इनकी को हर्ट हो रहा है, वॉयलेट हो रही है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. लोगों को अभी भी लगता है कि इनको इक्वल ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा लॉ होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट है. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. लॉ तो आप बना दोगे लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो चेंज होने में टाइम लगता है. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. लोगों को ये चीज़ पता होने के बावजूद भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के अगेंस्ट है, अभी भी लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है उनकी कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, डिसेबिलिटी, अगर वो विकलांग है, फिजिकली अनचैलेंज है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस पे. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity, that present attitudes can change. जब लोगों को ये अंदर से फील होने लगेगा कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हर कोई इक्वल है इस बाय नेचर, तभी लोगों के ये एटीट्यूड्स में चेंजेस आएंगे. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle. आपने एक लॉ तो बना दिया लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, लोगों तक उस लॉ को प्रैक्टिस करवाने में इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल and one in which individual as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. Now, issues of equality in other democracies. इंडिया के अलावा जो और डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, उनमें कैसे इक्वालिटी का इशू आया, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये हम पढ़ें. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle is for equality continues to exist. क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर inequality होती है? No. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue. Main issue है वहाँ पर भी है, around which communities struggle. So for example, in the United States of America, the African Americans, जो अफ्रीका से आए गए, वहाँ पर जिनके पूर्वज, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अफ्रीका से आए हुए, जो अमेरिका में सेटल हुए एफ्रो अमेरिकन्स हैं, whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa, continue to describe their life today as largely unequal. अभी तक उनको लगता है उनकी लाइफ में अनइक्वालिटी है. This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal right for African Americans. 1950s में इसके लिए इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रगल चला, फिर भी वहाँ पर लोगों को अभी भी लगता है कि उनकी लाइफ में उनके साथ उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. उनको या तो बस में पीछे की साइड ट्रैवल करना पड़ता था या फिर कोई भी अगर वाइट इंसान अगर उनकी सीट चाहता है तो वो उनको खड़ा होना पड़ता था. Rosa Parks was an African American woman.
Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. तो उसने, क्योंकि वो पूरे दिन की थकी हुई थी, तो उसने एक आदमी को जो वाइट था अपनी सीट देने से मना कर दिया. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as the civil right movement. उस लेडी के उस बिहेवियर से एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हुआ, सब लोग आए, एक तरीके का रेवोल्यूशन शुरू हुआ अमेरिका में, जिसको सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं. सिविल्स मतलब जो सिविलियन के राइट्स के लिए हो, ठीक है. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड, ये मना करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सिविल राइट्स एक्ट हुआ 1964 का, उसमें ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे, आपकी रिलीजन के बेसिस पे, या फिर आपका नेशन ऑफ ओरिजिन, कि आप अमेरिकन्स हैं या आपके एंसेस्टर अफ्रीका से आए हैं या फिर आपके एंसेस्टर एशिया से आए हैं, तो उससे ये बिल्कुल prohibited the discrimination according to this Civil Rights Act of 1964. It also stated that, ये क्या कहता है, that all schools would be open to African Americans children, and they would no longer have to attend separate school specially set up for them. So they do not have to, the children of the African Americans, they do not have to attend a different school. They are going to go to the same school that the other Native American people go. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. इतना गवर्नमेंट की सिविल राइट्स एक्ट लॉन्च करने के बाद भी वहाँ पर अभी भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो अभी भी पुअर हैं. Most African American children can only afford to attend government schools that they have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to the white students who either go to the private school or live in the areas where the government schools are highly rated as प्राइवेट स्कूल्स. तो जो अभी भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है इस तरीके की, आप समझ लीजिए, या सोसाइटी में अभी भी एक चैलेंज है कि जो अमेरिकन किड्स हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन किड्स हैं उनके स्कूल के स्टैंडर्ड्स में अभी भी डिफरेंस है. काफ़ी लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर जिन गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ते हैं उनका स्टैंडर्ड जो है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, एकेडमिक जो वहाँ पर डेवलपमेंट है वो कम है. नाउ द लास्ट टॉपिक of this chapter is challenge of democracy. No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push to a greater recognition of equality on existing as well as new issues. So, कोई भी जो डेमोक्रेसी है ऐसी नहीं है जहाँ पर इक्वालिटी पूरी तरीके से प्रिवेल कर रही है, एग्जिस्ट करती है. वहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं इक्वालिटी के, जो एवरीडे चैलेंज हैं, आप एवरी एरा समझ लीजिए, जो आते हैं और डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं. सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन. इसके अलावा जो सेंट्रल आइडिया है वो इस पूरे इक्वालिटी के कंसेप्ट को मेंटेन करने का वो ये है कि लोगों को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल सके. इंडिविजुअलिटी को हमें मेंटेन करना है. इक्वालिटी से पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि ये एक इंसान एक इंडिविजुअल है, ये इक्वल राइट ट्रीटमेंट, इसको इक्वालिटी डिजर्व करता है. ये इन दिस बुक you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignities upheld. जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ा तो इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने केसेस पढ़े कि क्या लोगों की वहाँ पर किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ. यू कैन डू अ सेल्फ रीडिंग ऑल्सो एंड where there is space to work more.
Now this excerpt, which is in blue box, we will read this excerpt from an article in Article 15 of the Indian Constitution. Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर उनके रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट या वो जेंडर उनका क्या है, मेल है, फीमेल है, या वो किस प्लेस को बिलोंग करते हैं. The state shall not discriminate against any citizens on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Second is, no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shop. किसी को आप इन सभी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप उनको, ऐसा नहीं कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि वो किसी शॉप पे ना जा सकें, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और द यूज़ ऑफ वेल्स, उनको वेल्स में यूज़ ना करने दें, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ public resort maintained wholly or partially out of the state funds or dedicated to the use of general public. So जो भी गवर्नमेंट ने जितनी भी जगह फंडिंग करी है, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप किसी भी पर्सन को उसके रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर वो किस प्लेस पे बर्थ हुआ है, आप उन बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वहाँ जाने से या उसका यूज़ करने से. So now this chapter ends here. Thank you.